नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है इमरान पटेल और आज हम देखेंगे 8 अप्रैल गुरुवार के इंडियन एक्सप्रेस में मुझे एग्जाम के लिए काम की चीज़ें क्या लगी। सबसे पहले पॉलिटी में जुडिशियल अपॉइंटमेंट में सौरभ किरपाल, ये दिल्ली के सीनियर एडवोकेट हैं और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इनका नाम रेकमेंड किया दिल्ली हाई कोर्ट के जज बनाने के लिए, लेकिन भारत सरकार ने नाम वापस किया है, ये कहते हुए कि इनके पार्टनर यूरोपियन स्विट्ज़रलैंड के कोई ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, हितों का टकराव कुछ हो सकता है, ऐसे कुछ केस चल रहे होंगे वगैरह। सो व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। अभी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के पास वापस फाइल आई, तो चाहे तो वो इस नाम को विड्रॉ कर सकते हैं, तो फिर इनको जज नहीं बनाएंगे, या ऑप्शन बी कि यही नाम वापस भेज सकते हैं, तो फिर सरकार ने कंपलसरीली उसको एक्सेप्ट करना ही होगा। और अगर ऐसा हुआ तो ये सौरभ किरपाल भारत के सबसे पहले ओपनली गे जज होंगे। कॉलेजियम का ही नाम लिया है तो उसके चीफ कौन होते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो प्रेजेंट चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े वो वैसे तो अप्रैल की 23-24 तारीख को रिटायर होने वाले हैं और उसके बाद नए जज आने वाले हैं, चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना। तो अब क्योंकि इनका कार्यकाल समाप्त होना ही है तो इन्होंने कॉलेजियम की मीटिंग नहीं करनी चाहिए, ऐसा कुछ दूसरे जज का मानना था, लेकिन उन्होंने मीटिंग ऑर्गेनाइज की है और फिर किसी नाम को अगर रेकमेंड किया जाए वगैरह, तो वो सब कंट्रोवर्सी जा रही है, लेकिन हम लोग इसमें अपना टाइम और दिमाग खर्च नहीं करेंगे। कॉलेजियम सिस्टम क्या है और उसमें क्या अच्छा बुरा और सुधार नहीं सुधार, वो तो ये लक्ष्मीकांत और दूसरे आपको मेंस वाले फ्री में बहुत सारी पीडीएफ मॉड्यूल जो अलग अलग ई लर्निंग वेबसाइट ने बनाए, उसमें से बेसिक तैयार के रखो। फिर ये इंडिविजुअल जज स्पेसिफिक कंट्रोवर्सी नॉट सो ग्रेटली इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। पेज 1 में बाकी वही सब बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री, वेस्ट बंगाल इलेक्शन, मुंबई पुलिस की हफ्ता वसूली की कंट्रोवर्सी, पॉलिटी में दूसरे और क्या क्या समाचार बन रहे हैं। ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश, जब पार्लियामेंट सेशन में न हो तो राष्ट्रपति जो खुद से कानून घोषित करते हैं। तो पता चला भारत में बहुत सारे छोटे छोटे ट्रिब्यूनल हैं। सेंसर बोर्ड के ऊपर ट्रिब्यूनल, एयरपोर्ट अथॉरिटी के ऑफ इंडिया के ऊपर, ट्रेडमार्क में, जोग्राफिकल इंडिकेशन में, प्लांट वेराइटी प्रोटेक्शन में वगैरह। इनमें से ज़्यादातर ट्रिब्यूनल में पब्लिक एट लार्ज इज़ नॉट लिटिगेंट, आम लोग वहाँ पर जाके कोई शिकायतें नहीं कर रहे हैं। जो 5-10 फिल्म मेकर जिनका सेंसर सर्टिफिकेट पास ना हो रहा हो या कुछ आपत्ति हो तो वही जाते होंगे, और इनके होने नहीं होने से हाईकोर्ट का वर्कलोड कम हुआ है, ऐसा भी कुछ सीन नहीं बना। तो भारत सरकार ने सोचा है कि ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे ट्रिब्यूनल जो असल में किसी काम के आ नहीं रहे हैं, न तो वो हाईकोर्ट का वर्कलोड कम कर रहे हैं और बहुत कम लोग ही वहाँ पर तो अपील में आते हैं, लेकिन फिर भी उसके जो भी जज या चेयरपर्सन होंगे ढेर सारी, उनको सब गाड़ी बंगला सैलरी देना पड़े। सो बेटर वी क्लोज देम डाउन। सो दैट इज़ द आइडिया बिहाइंड दिस ट्रिब्यूनल रिफॉर्म ऑर्डिनेंस, जिसमें से बहुत सारे छोटे छोटे ट्रिब्यूनल्स को बंद किया गया है। तो अब उन जो संस्था के ऊपर अपील में जाना हो तो वो ट्रिब्यूनल नहीं है तो किधर जाओगे? वो हाईकोर्ट में जा सकते हैं। जैसे सिनेमेटोग्राफ एक्ट, उसके अंदर सेंसर बोर्ड, जिसका असल में नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, तो वो अलग अलग 4 कैटेगरी के फिल्म सर्टिफिकेट देता है, UA एंड 4th इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज ग्रुप। मान लीजिए कोई कैंसर या हार्ट ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट का कोई डॉक्यूमेंट्री वीडियो हो जो आम लोग देखें तो शायद वो घबरा जाएं, या उसमें ऐसी सब टेक्निकल साइंटिफिक टाइप की चीज़ हो जो आम लोगों के लिए नहीं, सिर्फ स्पेसिफिक डॉक्टर्स को ही दिखाने के लिए बनाई गई हो, तो ऐसी अलग से जो फिल्में या डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं उसको दिया जाता है एस रेटिंग। और सेंसर बोर्ड के ये निर्णय पर किसी फिल्म मेकर को आपत्ति हो तो वो ऊपर जा सकता था, फिल्म सर्टिफिकेशन एपीलिएट ट्रिब्यूनल FCAT। अब वो बंद हो गई तो ऊपर किधर जाएंगे? हाई कोर्ट में जा सकते हैं। इस पर सब कंट्रोवर्सी और एक्सप्लेन सीरीज वगैरह, लेकिन कुछ खास काम का नहीं, जो मेन मुद्दे थे वो हमने देख लिए। पॉलिटी गवर्नेंस का एक और समाचार, जम्मू कश्मीर, उसमें एनुअल दरबार मूव, यानी उसके जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटेरिएट सचिवालय है, गर्मियों में श्रीनगर में रहता है, सर्दियों में जम्मू में रहता है। तो पहले ये करते थे कि ट्रक भर भर के सभी फाइलों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे, लेकिन अब 15 अप्रैल के आसपास से उन्होंने ई ऑफिस मॉड्यूल, मतलब सब पेपरलेस जो भी डॉक्यूमेंट होंगे उसको स्कैन करके PDF बना दिया, और जो भी ऊपर ऑफिसर हैं अपनी रिमार्क वो कंप्यूटर पे लिखेंगे। ऐसी पूरी एक प्रणाली बनने वाली है। तो अब से जब भी ये दरबार मूव होगा जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से जम्मू, तो सिर्फ 10 ट्रक भर के बहुत ही सेंसिटिव फाइल या रिकॉर्ड हो उतना ही ले के जाएंगे, बाकी सब नहीं ले के जाएंगे। तो ई गवर्नेंस, मॉडल्स, एप्लीकेशन, उससे क्या कन्वीनियंस होता है? तो ये सब कन्वीनियंस होता है। फिर ये सुप्रीम कोर्ट में इटालियन मरीन्स वाला केस, तो भाई वो जजमेंट आने दो फिर पढ़ेंगे। पेज 1 से आगे बढ़ते हैं। पेज 2 कुछ काम का नहीं। पेज 3
स्टेट स्पेसिफिक समाचार, ये गुजरात एडिशन से कुछ हमको मेंस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी में माल मिलता है। रोल ऑफ सोशल मीडिया में ये सब पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट्स आजकल भारत के छोटे छोटे गुंडे मवालियों को फेसबुक से कांटेक्ट करते हैं। उनको ऑफ़र दिया जाता है कि तुम्हारा पेटीएम अकाउंट नंबर बोलो और फिर उसे 20-25 हज़ार ट्रांसफ़र कर दिए जाए और फिर उसको कहा जाए कि आप वो ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये वाला जगह है जहाँ पर इलीगल देशी हथियार बनते हैं, उसको ख़रीद लो और आपको जिसको शूट करना है कर दो। अपना जो भी आपका बिजनेस में या क्रिमिनल गैंग में दुश्मन है उसे मार दो। उसकी जो न्यूज़ आए उसकी लिंक आप मुझे फेसबुक से शेयर करो, तो फिर मैं आपको और दूसरा एक बार पैसा ट्रांसफ़र करूँगा जिससे आप और नए हथियार या जो करना है। एंड दे आर डूइंग इट विथ मैनी सच स्मॉल क्रिमिनल्स। पता चला फिर ऐसे लोगों से उन्होंने अहमदाबाद के कपड़ा बाज़ार में आग भी लगवाई थी, जिससे बहुत सारा फाइनेंशियल लॉस भी हुआ। और ये कोई एक धर्म विशेष से नहीं जुड़ा है, ये सब हिंदू मुस्लिम अलग अलग जो भी धर्म के गुंडे बदमाश इनको मिले वो उनको पैसा दे के ऐसे काम करवा रहे हैं। तो ये सब चिंता का विषय। ऐसे ही सब आतंकवादियों का नाम लिया है तो आईसिस, जिसका ये इराक, सीरिया वगैरह से तो अब साम्राज्य तबाह हो चुका है, तो अब वो क्या करेंगे, अफ्रीका की तरफ जा रहे हैं। मोजाम्बिक, सोमालिया के जो भी लोकल मिलिटेंट्स उग्रवादी हैं उनको वो सपोर्ट कर रहे हैं। और ये एक प्रकार से मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, सुलभ या सुविधा के लिए दोनों समूहों ने जैसे शादी कर ली। एक तरफ आईसिस को ये नया इलाका और समर्थक मिल जाएं और सामने ये जो भी मोजाम्बिक, सोमालिया के छुटभैये टाइप के उग्रवादी हैं उनको जो भी पैसा, हथियार, क्लाउट मिल जाए कि अब हम आईसिस के सोल्जर्स हैं और उस हिसाब से ये सब निर्दोष लोगों का रेप, मर्डर, लूट करने की हमको पूरी छूट है। और याद करो वो नाइजीरिया में कैसे स्कूल की लड़कियों को किडनैप किया जाता है, उनके माँ बाप को कहा जाता है फिरौती दो वरना इनको सेक्स स्लेव के रूप में बेच दिया जाएगा। सो ऑल दैट नॉनसेंस विल बी फ्यूअल्ड। आतंकवाद का इनाम लिया तो पाकिस्तान में रशिया के विदेश मंत्री पिछले 1 दशक में पहली बार उन्होंने मुलाकात की और ये कहा कि हम आपको स्पेशल मिलिट्री इक्विपमेंट बेचेंगे, जिसे पाकिस्तानी जनरल वैसे तो बहुत मौज में आ गए, लेकिन प्रेस स्टेटमेंट में कहा कि वी डू नॉट हैव एनी हॉस्टाइल डिज़ाइंस टूवर्ड्स एनी कंट्री। किसी भी देश के साथ झगड़ा दमाल करने की हमारी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, पेज 4, 5 कुछ काम का नहीं, पेज 6 न्यूज़पेपर कॉलम में भी कुछ खास काम का नहीं। एक तो वही कोरोना के बारे में, दूसरा भारत रशिया के रिश्तों के बारे में, लेकिन उसमें कुछ नई चीज़ डेवलप होकर आने दो। वही पुरानी अभी तो चीज़ चल रही है, अफगानिस्तान पीस और S-400 मिसाइल खरीदने हैं वगैरह। और ये नया चिंता का विषय कि रशियन पाकिस्तानियों को स्पेशल मिलिट्री इक्विपमेंट बेचेंगे। तीसरा छोटा कॉलम है तस्लीमा नसरीन, बांग्लादेश की लेखिका, और सामने इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कोई मोइन अली के बारे में उसने कुछ ट्वीट किया कि अगर ये क्रिकेट नहीं खेलता तो ये आईसीस में चला जाता वगैरह, और उसकी सब कंट्रोवर्सी कुछ काम की नहीं। आगे बढ़ो। बड़े कॉलम में फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी ने इलेक्टोरल बॉन्ड को क्रिटिसाइज़ किया कि ये सब ब्लैक मनी वाले अपनी शेल कंपनियां बनाते हैं और उसकी मदद से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के पॉलिटिकल पार्टी को चुनावी फंड में पैसा देते हैं और ये सब ब्लैक मनी और मनी इन्फ्लुएंस को और बढ़ा रहा है वगैरह। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी एक पिटीशन पर मना कर दिया था और इलेक्टोरल बॉन्ड का सेल जारी ही है। इसलिए ये पूरी समाचार और ये कॉलम बहुत काम की नहीं। आगे बढ़ो। फिर दूसरी कॉलम है दीप्ति कुलकर्णी कि कैसे कोरोना में ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रही है तो बहुत सारे बच्चे खुद से कुछ पढ़ के आते नहीं और इधर उधर से कॉपी पेस्ट मार के असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं। तो वो तो एक लाइन का मुद्दा इतना बड़ा, उसमें इवन फ्रॉम एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू कुछ नया है नहीं जो हम अपने दिमाग से खुद नहीं लिख सकते। आगे बढ़े, पेज 7। कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था वो भारत में यूनिवर्सिटी का क्या रोल होता है, लेकिन वो आजकल कंपनियां और प्रॉफिट माइंड से चल रहे हैं तो इनोवेशन को नुकसान हो रहा है, कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। वही बात आज वापस दूसरे कॉलमनिस्ट ने कही है, लेकिन नया जानने को कुछ नहीं जो अपने दिमाग से हम नहीं लिख सकते। आगे बढ़ो, पेज 7 पे दूसरा कॉलम है केन बेतवा प्रोजेक्ट। उसके फीचर क्या, उसके अच्छे बुरे आयाम क्या, वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, एक्सेल फाइल में देख लेना। अभी यहाँ पर ये कॉलमनिस्ट हिमांशु ठक्कर ने उसमें और कुछ कि ये वाला एनवायरनमेंट एंगल ऐसे वैसे पढ़ के कॉस्ट बेनिफिट कमी है। हालांकि अगर आप उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं और यूपीएससी इंटरव्यू स्टेज की तैयारी कर रहे हैं देन यू शुड प्रिपेयर कि क्या क्या ये और डीपर एस्पेक्ट्स हैं फ्रॉम एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग। तीसरी कॉलम ये छत्तीसगढ़ के तेकुलगुड़ा में जो 22 जवान शहीद हुए माओवादी अटैक में, उसके बारे में व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड में मुद्दे, लेकिन नया जानने को कमी है। यहाँ कॉलमनिस्ट का ये कहना है कि ये BSF CRPF वगैरह में उनके अपने ऑफिसर्स को
ऊंची पोस्ट तक बिठाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आईपीएस ऑफिसर को उसका डीजीपी वगैरह बना दिया जाए, बिकॉज दे हैव डिफरेंट सेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल, जबकि यहाँ बीएसएफ सीआरपीएफ वगैरह के अपने डिफरेंट सेट ऑफ टेक्निकल स्किल होते हैं वगैरह। पेज 8 राशि भविष्य काम का नहीं, पेज 9 ये अलग अलग 10 ट्रिब्यूनल को हटा दिया गया, वो सब मुद्दा हमने देख लिया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का कहना है कि चीन भारत पे साइबर अटैक कर सकता है। हालांकि इसके भी मुद्दे तो हमने आगे पढ़ लिए थे, एक्सेल फाइल में देख लेना। अभी कुछ देखते हैं एथिक्स के समाचार। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने एक इनिशिएटिव लिया है, परीक्षा पे चर्चा, जहाँ पर अलग अलग स्टूडेंट, टीचर, प्राइम मिनिस्टर के साथ ऑनलाइन इंटरेक्शन कर सके। तो प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि बच्चों ने डेस्टिनेशन फीवर से बचना चाहिए। डेस्टिनेशन फीवर मतलब कि अपने पड़ोसी का, अपने रिश्तेदार का बेटा या बेटी वो किसी प्रोफेशन में गया हो, उसको सक्सेस मिला हो तो हम भी कॉपी कैट चले जाएंगे, या फिर कि वो अगर फेल हुआ हो तो हम उस चीज़ से बचेंगे। ऐसा जो ये मेनिया है, उसकी जगह आपने खुद को कौन से कैरियर में दिलचस्पी है, कौन से सब्जेक्ट में दिलचस्पी है वगैरह से करना चाहिए। खैर वो तो एक बात हुई। उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि दिन में जो भी सबसे ज़्यादा कठिन चीज़ है उसको सुबह ही ख़त्म कर दो। असल में ऐसा एक मैनेजमेंट का और प्रोडक्टिविटी का सिद्धांत है जिसको कहा जाता है ईट द फ्रॉग, मेंढक को खाओ। वो सिद्धांत ऐसा कहता है कि मान लीजिए आपके सामने 2-3 पकवान है, केक भी है और मेंढक भी, और किसी ने आपके बंदूक रखी है कि आपने दोनों खाने हैं, तो क्या करना चाहिए? पहले मेंढक खा लो, मुंह का स्वाद बिगड़ जाएगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन बाद में तो केक है तो स्वाद सही भी हो जाएगा। इसी तरह दिन में आपने 10 काम करने हो, जिसमें एक काम ऐसा है जो आपको बहुत ही गंदा लगता है या आपको बिल्कुल उसमें मज़ा नहीं आता, और आप सोचे पोस्टपोन करें, बाद में करूँगा, और बाकी आसान वाला पहला नहीं, पहले सुबह सुबह ही वो सबसे गंदा या कठिन या बोरिंग काम आप ख़त्म करें और बाकी चीज़ें बाद में। तो ऐसा ये मैनेजमेंट का सिद्धांत आप भी यूज़ करें अगर आपको ठीक लगे अपनी पढ़ाई में। जो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा ना पसंद हो सुबह ही उसको ख़त्म करो। ये एथिक्स में ही रोल ऑफ सोशल मीडिया। गुजरात हाईकोर्ट ने 1-2 दिन पहले कहा था कि राज्य सरकार ने 3-4 दिन का कर्फ्यू लगाना चाहिए ताकि कोरोना स्प्रेड को रोका जा सके। हालांकि राज्य सरकार ने कर्फ्यू तो नहीं लगाया, लेकिन नाइट कर्फ्यू घोषित किया, तो दिन में मतलब लोग घूम सकते हैं। इस पर फेक न्यूज़ सोशल मीडिया में फैल रही कि चीफ मिनिस्टर के खुद की बेटे की शादी है तो उसकी तैयारी में कोई विक्षेप ना हो, इसलिए उन्होंने दिन में कर्फ्यू नहीं लगाए, और आग की तरह ये सोशल मीडिया में इधर उधर फैल रही थी। तो चीफ मिनिस्टर ने फिर क्लैरिफाई करना पड़ा कि मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही है। खैर ये स्पेसिफिक केस कोई मेंस में लिखने लायक नहीं है, लेकिन इसमें समझना यह है कि जब ऐसी फालतूगिरी में चीफ मिनिस्टर लेवल के आदमी का भी टाइम वेस्ट होता हो तो कैसे ही कोई एडमिनिस्ट्रेशन पे सही ध्यान दे सके। हर एक चीज़ रिएक्शनरी, फायर फाइटिंग, एडहॉक, अस्थायी रूप से जो अभी चल रहा है उसको रिएक्ट करते रहो। इस टाइप से जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चले उसमें गुड गवर्नेंस, सुशासन कमी देखने को मिले। एथिक्स का एक और मुद्दा एटीट्यूड टूवर्ड वीमेन, महिलाओं के प्रति रवैया, जिसमें हमने पहले भी बहुत सारे मुद्दे जमा किए, एक्सेल फाइल में देख लेना। एक और मुद्दा मिलता है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर। तो जैसे भारत के प्राइम मिनिस्टर ये मन की बात वगैरह करते, उन्होंने भी सिटीजन इंटरेक्शन वगैरह शुरू किया था। अब ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को किसी ने कुछ पूछा और उन्होंने ये लाइव कार्यक्रम में ऐसा कहा कि अगर महिलाएं पर्दे में रहें तो पुरुषों को उनका बलात्कार करने की इच्छा कम होगी, क्योंकि हर एक पुरुष में अपनी वासना को नियंत्रित रखने का विल पावर, इच्छा शक्ति एकदम स्ट्रांग नहीं होती है। मतलब ये इतनी भद्दी टिप्पणी कि उस पर उनके खुद के देश के ह्यूमन राइट कमीशन ने भी क्रिटिसाइज़ किया है। और आज की ये सोशल मीडिया के ज़माने में जब प्राइम मिनिस्टर या कोई बड़ा नेता खुद ऐसा बोल दे तो उसके सब फॉलोवर वो उसको और फैलाते रहें और लोगों के हौसले और बुलंद होते रहें, एंड देन ब्लेमिंग द विक्टिम फॉर द रेप, ये पूरी एक माहौल, तो ये सब चिंता का विषय। आगे बढ़ते हैं, पेज 10 कुछ काम का नहीं, पेज 11 एक्सप्लेन सीरीज नेट ज़ीरो एमिशन टारगेट वो क्या है और भारत को उससे क्यों एतराज़ है, और उसमें वो सब एथिक्स के वाले क्या क्या मुद्दे थे वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज ये जो कॉलम आया है एक्सप्लेन सीरीज़ कि कैसे अमेरिका ये सब बोल रहा है और भारत को इससे ऐतराज़ है, उसमें नया जानने को खास कुछ नहीं। उसी तरह ये सेंसर बोर्ड की ऊपर वाली ट्रिब्यूनल एबॉलिश की हमने पढ़ लिया। तीसरी एक्सप्लेन सीरीज़ है G-SAP। ये GSAP क्या है? सामान्य रूप से RBI ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की क्रियाएँ करती है कि डिपेंडिंग इन्फ्लेशन का सीन क्या है उस हिसाब से महंगाई को कंट्रोल में करने के लिए कुछ बार गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचेंगे, कुछ बार खरीदेंगे, जिस हिसाब से मनी सप्लाई चेंज हो उस हिसाब से ब्याज दरों में कुछ फ़र्क हो वगैरह। लेकिन अब तक ये सारी चीज़ एडहॉक यानी अस्थायी रूप से जब उनको मर्जी हो जाए या जब फायर फाइटिंग करनी हो तो करते रहते थे। इन्वेस्टर को पता नहीं रहता था कब RBI ओपन मार्केट ऑपरेशन के नाम पे GSAP का बाइंग सेलिंग करने वाली है,
तो वो सब स्ट्रेस में, स्पेकुलेशन में अपने हिसाब से गेम खेलते रहते, जिसके चलते बॉन्ड यील्ड अपने हिसाब से, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी की यील्ड अपने हिसाब से कम ज़्यादा होती रहती। तो अब ये पूरी सिस्टम को ज़रा ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और स्टेबल करने के लिए आरबीआई ने अनाउंस किया, हम लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम यानी जीसैप करेंगे, जिसके फर्स्ट राउंड या 1.0 में ये 2021-22 का फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल में जून, उसमें 1 लाख करोड़ की जीसैप बाजार से खरीद लेंगे। तो इससे फ़ायदा क्या, अब इन्वेस्टर को पता रहेगा कि हाँ ये महीने या ये क्वार्टर में ऐसा होने वाला है। तो अचानक से वो याद करो अमेरिका में कैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी का यील्ड बढ़ गया और भारत से सब लोग फॉरेन इन्वेस्टर अपने शेयर बेच के उधर भागने लगे, शेयर बाजार गिरने लगा वगैरह, ऐसे प्रॉब्लम थोड़े स्टेबल रहेंगे। और दूसरा, आरबीआई किस हिसाब से गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदती या बेचती है, उस हिसाब से गवर्नमेंट सिक्योरिटी की यील्ड को वो स्टेबल कर पाएगा पर्टिकुलर रेंज में। तो पिछले साल हमने विन20 सीरीज़ में एक पढ़ा था ऑपरेशन ट्विस्ट, उसमें भी उसी तरह बाइंग सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू कंट्रोल द यील्ड, ताकि कंपनियों को और भारत सरकार को भविष्य में अपने जो भी बॉन्ड या जीसैक इशू करते हों वो सस्ते में कर पाएँ, वो सब फ़ायदे भी हो सकते हैं। क्या ये अभी और डेवलप होगा तो हम इसको और देखेंगे। अभी के लिए तो वर्ल्ड एसोसिएशन जीसैप प्रोग्राम क्या है वो हमने 2 लाइन में समझ लिया। आगे आरबीआई की खुद की मॉनेटरी पॉलिसी और जो 2-2 महीने पर उसके अपडेट्स आते हैं। अप्रैल महीने की पॉलिसी में क्या अपडेट है, कुछ खास अपडेट नहीं। रेपो रेट को वही 4% पे अनचेंज रखा है, स्टांस अकोमोडेटिव रखा है। ये सब मुद्दे क्या हैं, तो 2 महीने पहले जो पॉलिसी बनी थी मेरे ख्याल से फरवरी में, तब मैंने वीडियो बनाया था, वो आप वापस देख लीजिए, उसमें आपको सब मिल जाएगा। व्हाट इज़ रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, एलएएफ, एवरीथिंग। और जो उस वक्त योजनाएं चल रही थी जैसे टारगेटेड लॉन्ग टर्म रिपो ऑपरेशन या ये शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट को लोन देने के लिए वेज एंड मीन्स एडवांसेस, उसका कुछ एक्सटेंड किया था। फिर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे नाबार्ड, सिडबी वगैरह, उनको बहुत सारे करोड़ों रुपए देने की बात थी। तो वो सब योजनाएं तो थी, लेकिन उसमें से कई सारी एक्सपायर होने वाली थी, जो अब आरबीआई ने कहा है कि उसको हम लोग और सितंबर या किसी और महीने तक एक्सटेंड करते हैं, ताकि कोरोना के बाद इकोनॉमिक रिकवरी में मदद मिले। उसके अलावा वो अलग अलग कंपनियों ने खुद कितना क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट किया है, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को कुछ डिस्क्लोज करने की बात, उसकी बॉल बाय बॉल कमेंट्री चल रही है, काम की नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑफिशियली डिस्क्लोज नहीं किया, वो तो किसी सीनियर ऑफिसर को पूछ के इंडियन एक्सप्रेस ने आर्टिकल लिखा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF, उसके पास होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स यानी SDR, जो एक प्रकार की आर्टिफिशियल करेंसी माना जाता है, और उसी हिसाब से अलग अलग देशों को वो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के दौरान लोन में पैसों की मदद करता है। तो पहले से वो तो था ही, मतलब जिसमें जो भी होगा 200 या 400 या जितने बिलियन डॉलर, उसमें तय किया है कि और एक्स्ट्रा $650 बिलियन ऐड किए जाएँ, ताकि ये अलग अलग देशों को जो दिक्कतें आ रही है कोरोना में, उनको लोन में मदद मिले। तो अब ये कौन पैसा देगा, IMF के अलग अलग मेंबर, कौन सा कंट्री कितना पैसा देगा। तो एग्जिस्टिंग जो भी उनकी SDR शेयर होल्डिंग के हिसाब से होगा, मान लीजिए अमेरिका के पास 16.5% हो, तो ये जितने नए $650 बिलियन का नया SDR बना जा रहा है, उसमें उसको कहा जाएगा इतना, उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट हमको दीजिए। तो जो भी उनकी वोटिंग पैटर्न या SDR शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई बदलाव तो आना नहीं चाहिए, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है, और ये सब पैसा आएगा वो लोन में घूमेगा वगैरह। और दूसरा निर्णय लिया गया कि डेट सर्विस सस्पेंशन, अलग अलग देशों ने जो IMF से लोन में पैसा लिया हो, उसका प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, किस्तें वापस करनी हो, तो पिछले साल याद करें आप, आरबीआई ने कैसे लोन मॉरेटोरियम की 6 महीने तक आप वापस नहीं करेंगे तो कोई चिंता नहीं, बाद में धीरे धीरे करना, ऐसा ही कुछ यहाँ पर सोचा जा रहा है। इसके अलावा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, बेसिक आइडिया में पहले भी कई बार बता चुका हूँ। अब उसकी हर एक सेक्टर में वो बॉल बाय बॉल कमेंट्री मारता रहता है, तो हम पढ़ने नहीं बैठेंगे। जो भी काम के मुद्दे हैं, विन21 सीरीज़, उसका पिलर 4 में हम जाएंगे, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, और उसका पिलर 4 भी मैन्युफैक्चरिंग में ये सब चीज़ें जैसे टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, नेटवर्क इक्विपमेंट, वो सब में भी है, और वाइट गुड्स में भी है। वाइट गुड्स जैसे LED, एयर कंडीशनर वगैरह टाइप के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। इसके अलावा इकोनॉमी में और कुछ काम का नहीं, वही सब बिजनेस जी के समाचार। और मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी ने कुछ शेयर्स खरीदे थे किसी कंपनी के, लेकिन उसमें बिजनेस टेक ओवर की सेबी की गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ था, तो उनको सब पेनल्टी लगाई गई। लेकिन इस टाइप का बिजनेस जी के काम का नहीं हमारे लिए, हो सकता है इस पर भी अब कल ये लोग एक्सप्लेन सीरीज़ बनाएंगे। भाई शेयर मार्केट की इतनी बारीक बारीक चीज़ के प्रश्न नहीं आ रहे हैं, पुराने पेपर देखिए आप, सिंपल एक एक लाइन का क्या चीज़ है, क्या ऑब्जेक्टिव है, उस टाइप के प्रश्न होते हैं। तो हर फाइनेंशियल स्कैम कैसे हुआ और सेबी ने उसको कैसे सॉल्व किया, एक हद से ज़्यादा काम कर। और वैसे भी कोई बहुत बड़ा कांड हो जैसे IL&FS वगैरह, तो हम तैयार करें। ये तो 20 साल पुराना एक छोटी कंपनी का छोटा केस है। आगे बढ़ो, पेज 14 स्पोर्ट्स में कुछ काम का नहीं। तो ये था गुरुवार का न्यूज़पेपर।